वो फिर कुछ लोग आके मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं कि इज़ दिस वाइट कलर। मैंने कहा नो। हैव यू यूज वाइट कलर। मैंने कहा नो। तो वो बड़े हैरान हो रहे थे कि ये इसने वाइट पर कैसे। मैंने कहा आई लिफ्ट वाइटनेस फ्रॉम द पेपर, फ्रॉम द पेपर सरफेस। Hi, and welcome to another episode of The Creative Chapter by Minan Lehmet, a podcast series promoting the creative people of Pakistan in collaboration with Muse Art Gallery, officially sponsored by Owner Design House. Today, we have a very important, very prominent watercolor artist who has given so much in the Pakistani art industry. He has been born and brought up in Umarkot, Sindh. उनकी अपनी इनिशियल जो मास्टर्स डिग्री थी दैट वाज इन फिज़िक्स. इमेजिन समवन हु स्टार्टेड हिज करियर इन फिज़िक्स एंड देन having a diploma degree in fine arts. Let's talk to Sarfraz Musawwir about his wonderful experience as a watercolor painter, exhibiting worldwide, promoting Pakistani watercolor artists, and let's discuss about his journey. Thank you for joining us. It is an honor for us to talk to you about your specific field, your experiences. आपने जो हमारी पाकिस्तान आर्ट इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया एज अ पेंटर, एज अ प्रोमिनेंट पर्सन हु हैज़ helped so many people learn about watercolor, and also as a teacher, as a principal. So let's talk about your journey. आपने How did you get into this creative chapter of your life? एक्चुअली जो आर्टिस्ट होता है ये तो मैं समझता हूँ कि बॉर्न होता है, गॉड गिफ्टेड है, और अल्लाह की तरफ से ही आपको ये सारी चीज़ें देकर और दुनिया के अंदर भेजा जाता है. तो मुझे जब मैंने थोड़ा सा होश संभाला तो मुझे फील हुआ कि मैं ड्राइंग की तरफ मेरा रुझान, तस्वीरों की तरफ और पेंटिंग की तरफ, कलर्स की तरफ, ब्रशेज़ की तरफ, इनकी तरफ मेरा ज़्यादा रुझान था. और उस वक्त मैं स्कूल गोइंग भी नहीं था. अच्छा, ये मुझे मेरे मैं आपसे पूछने लगी थी कि वो आपका कौन सा, ये मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि आप बहुत छोटे थे तो आप क्या करते थे कि एक सीज़र लेकर और अखबार न्यूज़पेपर में से पिक्चर्स काट कर और वो दीवारों के ऊपर मैं पेस्ट करता रहता था. अच्छा, ये मेरा शौक़ था. ओह नाइस. तो उस शौक़ को देखते हुए मेरे अब्बू ने मुझे एक 6 कलर्स की पेंसिल की मुझे ला कर दिया, एक पैकेट ला कर दिया 6 कलर पेंसिल का. तो उनको फील हुआ कि ये कुछ ड्राइंग की तरफ इनका रुझान है, तो चलो बैठ के करते रहेंगे. तो वो मुझे याद है अभी भी. तो मैंने फिर मुझे और ज़्यादा उसमें अच्छा लगा कि मैं कोई ड्राइंग करूं, कोई चीज़ बनाऊं, फिर उसके अंदर मैं कलर्स फिल करूं. तो वो मेरा इब्तदाई एक ज़माना था. ठीक. तो फिर वो अंदर जो आपके मौजूद होती हैं चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता से बाहर आना शुरू जगा दी थी किसी ने. हाँ. तो वो सारी चीज़ें जो थी वो मेरे अंदर से बाहर की तरफ आना चाह रही. आप जब फिजिक्स, मास्टर्स इन फिजिक्स, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट टू एन आर्ट फील्ड. बिल्कुल. मतलब आप फिजिक्स पढ़ते तो आप सोचते अच्छा मैं आर्किटेक्चर की तरफ चला जाता हूँ, लेकिन आप पेंटिंग की तरफ. ये असल में ये दोनों ही चीज़ें मेरे अंदर मौजूद थी. अच्छा. सच्ची जो बात है. अच्छा. कि मैं इस दुनिया को, इस कायनात को भी अंडरस्टैंड करना चाहता था. समझा ना कि ये अल्लाह ताला ने ये सब कुछ जो बनाया है ये सब कुछ क्या है. तो ज़ाहिर है कि कायनात को और कायनात के अंदर जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, इनको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप साइंस की तरफ आएँ, या साइंस में जो फिज़िक्स की एक ख़ास तौर पे उसकी जो ब्रांच है वो स्टडी है जो कि कायनात के बारे में आपको बताती है. बिल्कुल. तो वो मेरा एक शुरू से था कि मैं पहले ये सारी चीज़ें मुझे मालूम होनी चाहिए. तो आर्टिस्ट तो मैं था ही, आर्ट में कर रहा था, पेंटिंग में बना रहा था. मुझे उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि मैं आर्ट नहीं कर सकता. ठीक है ना. सेल्फ टॉट देखा जाए तो पहले सेल्फ टॉट ही थे. तो सेल्फ टॉट था मैं. तो वो मैं करता रहता था, लेकिन साथ साथ मुझे साइंस का भी था कि ये सब कुछ भी मुझे इल्म होना चाहिए. तो वो, और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि एक जो हकीकत है वो ये भी थी
कि शायद अगर मैं आर्ट करूं तो पता नहीं इन फ्यूचर उसका क्या बेनिफिट मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो मैंने कहा कि एक सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पर मुझे किसी और सब्जेक्ट में भी स्टडी कर लेनी चाहिए। वही आप अपना फ्यूचर के बारे में हाँ, सोच के थोड़ा, फ्यूचर के जैसे बारे अभी में। हम ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि मतलब हाँ। उस टाइम पे पेरेंट्स का, या अभी भी कई बार पेरेंट्स का होता है कि जी आप डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, क्योंकि आपकी Exact. बड़ी एक सिक्योर्ड सी जॉब हो जाती है। बिल्कुल। तो आर्टिस्ट रिलेटेड हमेशा से ये रहा है कि उसका क्या फ्यूचर होगा। और मैं खुद भी मतलब बीइंग इन दिस फील्ड एंड बीइंग इंट्रोड्यूस टू आर्ट अ वेरी यंग एज, सुनने में आता था आर्टिस्ट की वैल्यू तब बनती है जब वो चला जाता है, हाँ। यू नो वो वाली चीज़। और फिर कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है तो वो डर जाता है कि मेरी लाइफ में तो मैं कमा ही नहीं मैं कमा ही पाऊंगा। नहीं सकता हूँ और मेरा तो आई जो थिंक वो आपको बिल्कुल। भी ज़रूर था फिर। तो ये एक था, ये एक डर था, बिल्कुल। थोड़ा सा एक खौफ भी था। तो पेरेंट्स चूँकि मेरे बहुत कोऑपरेटिव थे मेरे साथ, उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया था कि आप जो करना चाहते हैं वही करें, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैंने अपने तौर पर, तो ये है कि मैं फिर उसमें मास्टर मैंने किया फिजिक्स में, और थोड़ा सा समझ में आई सारी कायनात की जो लॉजिक है और जो अल्लाह ताला ने ये सब कुछ पैदा किया है। और फिर साइंस के अंदर जो मौजूदा इस वक्त जो जिनके रूल्स और जिनकी थ्योरीज इस वक्त ऑथेंटिक मानी जाती हैं, वो है आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी E = mc², ठीक है ना। यानी कि E स्टैंड फॉर एनर्जी, M स्टैंड फॉर मास एंड C स्टैंड फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तो उसको जब मैंने थोड़ा समझा तो पता चला कि वाकई ये जब तक इस प्रोसेस से आप नहीं गुजरते हैं तो आपको ये पूरा जो सोलर सिस्टम है हमारा, जिसके अंदर हम जिंदा हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उन चीज़ों ने मुझे बड़ा हेल्प दी। और मुझे भी याद है कि एक पेंटिंग मैंने तैयार की थी। मेरे एक दोस्त थे, बैरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे वो, और मनोड़ा में थे, चूँकि मैं भी कराची में था। तो उन्होंने कहा कि यार एक इवेंट आ रहा है हमारे यहाँ, तो उसमें कुछ पेंटिंग्स उनको चाहिए। तो आप आर्टिस्ट हैं, आप ऐसा करें कि कोई साइंटिफिक कोई लॉजिक को सामने रख के कोई पेंटिंग अगर आप बना सकते हैं। तो मेरे जहन में यही था कि E = mc²। तो मैंने E = mc² को सामने रख के और उसी थीम को अपने जहन में बिठाकर और फिर जो चीज़ें मैं क्रिएट कर सकता था, तो वो मैंने उस पेंटिंग पे, क्योंकि उसका इमेज तो मेरे पास इस वक्त नहीं है पेंटिंग का, लेकिन वो पेंटिंग आज भी मनोड़ा में बहरिया के हेड ऑफिस में वहाँ पर लगी हुई है। तो वो मैंने कंट्रीब्यूट किया कि साइंस में अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो मुझे साइंस के लिए कुछ देखा जाए आपको क्यूरोसिटी रही है हाँ, बचपन से आज तक। आई थिंक अभी भी आप अगर काम करें तो क्यूरोसिटी रही है, बिकॉज सिर्फ आप फिजिक्स से आपने फाइन आर्ट्स पे जंप नहीं मारा, आपने डिफरेंट मीडियम्स पे भी जंप मारा है। तो आपने, जैसे मैंने आपकी वाटर कलर सिटीस्केप, डेजर्ट स्केप, लैंडस्केप पे किया, फिर आप मॉन्यूमेंट्स विद कैलीग्राफी इन ऑयल पेंटिंग भी आ गए। एंड एज वी डिस्कस, जैसे आप मेंशन कर रहे थे कि आप ऑयल पे आए और फिर वापस आप वाटर कलर पे आ गए। कोई भी अगर एक्रिलिक और ऑयल पे जाता है तो वो कहता है कि दैट्स अ सिंपलर वे और मैं उस पर काम कर लेता हूँ, मतलब दैट्स व्हाट आई परसीव। बट वापस फिर से वाटर कलर को ही इम्पोर्टेंस देना, असल में कि एक स्ट्रोक लग जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वापस जाना। असल में मैं था ही वाटर कलरिस्ट, यानी कि मीरपुर ख़ास जैसे शहर में भी मैं वाटर कलर ही करता था, लेकिन वो वाटर कलर कुछ और तरह का था। जाहिर है कि उसके बारे में कोई टीचिंग कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था वहाँ पे जो हमें बताता कि वाटर कलर की टेक्निक क्या है, वाटर कलर को किस तरह से अप्लाई करना है अपने, वो मालूम नहीं था। तो वाटर कलर को मैं बाज़ औक़ात ओपेक कलर्स उसके अप्लाई करके वो लगा देता था जिसमें पानी कम और कलर ज़्यादा होता था। तो लेकिन मेरा जो रुझान था ना शुरू से वो वाटर कलर की तरफ ही था। तो जब मैं कराची शिफ्ट हुआ मीरपुर ख़ास से और मास्टर किया मैंने फिज़िक्स में, तो ज़ाहिर है कि कोई जॉब वगैरह भी चाहिए थी। तो कराची में मैं चला गया, तो फिर वहाँ पर मैंने एक प्राइवेट स्कूल में एज अ साइंस टीचर, यानी कि मैथ फिज़िक्स और साथ में एक उर्दू शायद
तो ये मैंने वहाँ पढ़ाया, हाँ। और उसके साथ साथ फिर मैंने फाइन आर्ट को भी ज्वाइन की रखा, पेंटिंग मतलब आप बनाता रहता, पढ़ा नहीं रहे थे बट आप खुद से सीख रहे खुद से मैं सीख भी रहा था एक तरह से। और फिर वहाँ पर एक सिलसिला था आउटडोर पर जाकर पेंटिंग करने का। जो हमने अभी डिस्कस भी किया। एग्जैक्ट। वो भी हम आगे तो हाँ, जरूर डिस्कस तो उस आउटडोर पे जितने भी अच्छे काम करने वाले वाटर कलर आर्टिस्ट थे, तो वो सब वहाँ पर स्पॉट पे काम करते थे। और एक दिन होता था हमारा, यानी कि संडे का, कि जिस दिन हम लोग वहाँ पर जाकर पेंटिंग बनाते थे। और कराची स्कूल ऑफ आर्ट इस मामले में बहुत यानी कि आगे था। वहाँ के जो जितने भी सीनियर टीचर्स थे वो बहुत हेल्पफुल थे जूनियर आर्टिस्टों के साथ। एक ज़हीन अहमद साहब थे मरहूम, उनका काम शायद आपने नहीं देखा होगा, कभी मैं मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा। वो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट थे वाटर कलर में। अच्छा। हाँ, हालांकि यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट इज इन एक्रिलिक और ऑयल। ऑयल, लेकिन उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट जो है वो उसमें वाटर कलर में किया, ठीक है ना, और बहुत अच्छा किया। यानी कि हम लोग दिन भर वहाँ काम करते थे, तो ज़हीन साहब हमारा काम देखते रहते थे कि भाई कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद शाम को मगरिब की नमाज से पहले कोई आधा या पौन घंटा पहले उन्होंने अपना जो था ड्राइंग बोर्ड, उसके ऊपर अपनी शीट सेट की होती थी, और वो ब्रॉड ब्रश 3 इंच का 2 इंच का लेकर और कलर से और फ्री हैंड स्ट्रोक लगा के और विद इन एन आवर वो पेंटिंग अपनी कंप्लीट कर लेते थे। बड़े साइज़ की, यानी कि 22 by 30 इंच का जो साइज़ होता है ना, जो बड़ा साइज़ होता है वाटर कलर में, और उसके अंदर सारे स्ट्रोक्स ही होते थे। कोई उसमें रियलिस्टिक कोई ऐसी फॉर्म नहीं होती थी कि जिसको आप देखेंगे कि कोई शख्स खड़ा हुआ है, ये कोई आदमी है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। सबको उन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया होता था। तो ये उनका बड़ा कमाल था। तो उस वक्त तो हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी, और लेकिन ये है कि उनसे हमने सीखा बहुत कुछ है। जो कि आपके काम में भी नजर आता है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन भी किया था ऑफ द कैमरा, बट मैं उसको आगे थोड़ा इसी से लिंक करूंगी कि वाटर कलर में स्ट्रोक्स करना बड़ा मुश्किल होता है, और एक तरफ पानी का रुख चला जाए तो उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। यही चीज मेरे ख्याल से आपने इनसे भी सीखी कि बस वो जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक लगाया वो चीज निकल आई। और वाटर कलर को हैंडल करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट एक चीज है एक्रिलिक और ऑयल पे यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द पेंटिंग। वाटर कलर इज लाइक इसमें गुंजाइश नहीं है, फॉरन ही बस। बिल्कुल। यानी कि असल में चीज़ ये है कि देर आर सो मैनी मीडियम्स अप्लाइंग इन पेंटिंग, जिसमें ऑयल भी है, जिसमें एक्रेलिक भी है, और पेस्टल भी है, और वाटर कलर तो है ही इसमें। तो वाटर कलर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट असल में मीडियम है। शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है ना, वो जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं वो इस तरफ नहीं आते। हाँ जी, तो वो कहते हैं यार द मोस्ट ईजियर मीडियम इज़ ऑयल, बिल्कुल। तो वो उस तरफ ही रहते हैं। और उसमें एक गुंजाइश भी है आपके पास, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसको मिटा भी सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। वाटर कलर में मिटाने या दोबारा उसको रीडू करने का थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा, होता है, लेकिन बहुत कम बहुत होता है, कम, बहुत ज़्यादा नहीं होता। बिल्कुल। और लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा करते जाएंगे और ज़्यादा उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो वो बेहतर नहीं होगा, बल्कि वो बिगड़ता चला जाएगा। क्योंकि वो पेपर है, ठीक है ना, वो पेपर की है, भी तो वो इंटेंसिटी है ना, वो एक हद तक वो बर्दाश्त तो वो करेगा। बर्दाश्त करेगा। और उसमें फिर ओपेसिटी आना शुरू हो जाती है, यानी हार्डनेस आना शुरू हो जाती है। और हार्डनेस जो है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है वाटर कलर के अंदर। अगर आप एक ही स्ट्रोक के साथ किसी भी पैटर्न को या किसी बैकग्राउंड को हार्ड कर देते हैं ना, तो वो हार्डनेस नहीं होती है। लेकिन आप लेयर्स के ऊपर लेयर्स आप लगाए चले जाएंगे तो वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। उसकी वो सॉफ्टनेस और उसकी जो वो क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, वो ख़त्म हो जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी है वाटर कलर में। और फिर बड़े स्केल पर जब आप आते हैं ना, तो डायरेक्ट आप बड़े स्केल पे नहीं आते हैं। मेरे जो स्टूडेंट आते हैं मुझसे सीखने के लिए, उनको मैं यही कहता हूँ कि आप मेरी बड़े साइज़ की जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये 1 या 2 दिन की रियाजत नहीं है, इस पे एक ज़िंदगी मैंने लगाई है, तो मैं इस तरफ आया हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज़ तो जो एक छोटा सा साइज़ होता है ना 15 बाई 11 का, उसको भी बनाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है वाटर कलर में। बिल्कुल।
तो मैंने उस छोटे साइज़ से स्टार्ट लिया, फिर उससे बड़े साइज़ में, फिर उससे बड़े, और अब मैं इस बड़े स्केल पे आ गया हूँ। और उसमें उस भी आप, हाँ, मतलब आप पेंसिल से फिगर्स नहीं बनाते, आप सीधा ही पेंट ब्रश से स्टार्ट कर जी, देते हैं। मोस्टली मेरी पेंटिंग इसी तरह से होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं यूट्यूब पे भी, चूँकि यूट्यूब पे मेरा चैनल है, तो उस पे फिर उनको जवाब भी देना पड़ता है। तो वो कहते हैं सर आपकी ड्राइंग नज़र नहीं आ रही है और आप डायरेक्ट स्ट्रोक लगा रहे हैं। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, ड्राइंग मैं बहुत करता हूँ, लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरी मैं समझता हूँ, अदरवाइज़ मेरी तमाम पेंटिंग्स विदाउट ड्राइंग होती हैं, तो मैं उसमें ज़रूरत ही नहीं महसूस करता हूँ ड्राइंग करने की। तो जितने भी मैं सिटीस्केप बना रहा हूँ या मैं डेजर्ट को पेंट कर रहा हूँ, अब वो डेजर्ट को मैंने इतना पेंट कर लिया है कि अब मुझे उसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती है कि कोई खातून है, कोई पीछे कैमल्स हैं और उनका एक कारवान है, उसको कैसे मैंने पेंट करना है। और प्रोपोर्शंस भी बड़ी फाइन है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये कोई मिस्टेक भी हो सकती हाँ, है, हाँ। बट दैट इज योर एक्सपीरियंस टॉकिंग। ये या एक्सपीरियंस आता आपने है। इतने अरसे से सिर्फ एक दो चीज़ों पे सिर्फ नहीं किया, आप मुसलसल बस बनाते चले गए। बिल्कुल। जो कि कहा जाता है जी प्रैक्टिस करते जाएं, हर असल फील्ड में कि जी में प्रैक्टिस करते जाएं, तो आपका तो वो एक्सपीरियंस है जो आप, मतलब मुझे देखा जाए तो मैं आपको बातें सुन के ये हो रहा है कि आपको क्यूरोसिटी और चैलेंजेस बहुत पसंद है। बहुत पसंद है, बिल्कुल। क्योंकि this is a very ये challenging ये thing. आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मैं एक वक्त में अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है ना। और दूसरी अल्लाह ने मुझे जो एक सलाहियत दी है कि मैं बोथ हैंडेड आर्टिस्ट हूँ, कि लेफ्ट हैंड से भी काम करता हूँ और राइट से भी काम Something करता I knew that I learned today after so many हूँ। years हाँ, that I've तो known मेरे you. मेरे बाज़ औक़ात मेरे हाथों में, दोनों हाथों में ब्रशेज़ होते हैं, Oh wow. और मैं एक ही वक्त में वो काम कर रहा होता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक, मतलब मेरा इसमें इतना कमाल नहीं है, अल्लाह ने मुझे ये चीज़ दी है तो मैं कर रहा हूँ। बट आपने एक्सप्लोर कैसे किया कि आप लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं? वो करने से, यानी कि आप अगर लेफ्ट साइड से करना चाहते हैं ना, तो वो आपके जहन में वो चीज़ें आ जाती हैं, आप खुद ब खुद ही उस हाथ को इस्तेमाल बस करते ऐसे हैं। और आपको हुआ कि मैं ज़रा टेस्ट करके शुरू से ही, शुरू से ही, अच्छा। मतलब ये मुझे कोई ऐसा नहीं कि कोई ख़ास एक मौका था कि जब मैंने लेफ्ट हैंड से काम करना शुरू किया, शुरू से ही मैं कर रहा हूँ। तो मुझे कोई उसमें कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी परेशानी कभी नहीं हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दैट्स गुड। कर रहा हूँ मैं। और इसी तरह से मेरे जो वाटर कलर में जो सब्जेक्ट्स हैं, वो भी दो सब्जेक्ट हैं एक तरह से, कि मैं ओल्ड आर्किटेक्चर, बिल्कुल। सिटीस्केप वगैरह जो है वो उनको भी पेंट करता हूँ, और साथ में फिर डेजर्ट का जो लैंडस्केप है, और साथ साथ आप पोर्ट्रेट्स भी करते हैं, अब पोर्ट्रेट भी मैं करता हूँ। जो कि और मैंने इनसे पूछा कि who were the luckiest people who got their portraits painted by you. I've been the luckiest क्योंकि वो मेरे लिए Exact. बड़ा अच्छा था और अभी तक मेरे पास वो है, बल्कि बिल्कुल। आपने उससे पहले मुझे स्टडी करने के लिए एक पेंसिल ड्राइंग सी की थी, which was just a normal sketch, just for you to get an idea कि मतलब क्या facial features हैं वो सारा, but when you painted me, you didn't use a pencil. That's what I saw in that as well. तो who have been the luckiest people जिनको आपने portrait paint करके You. दिया? You? Me, I thank you so much. तो लेकिन वो ऐसा है कि उसमें आपने सीरियसनेस भी डाली. My eyes speak a lot about the Exact. पार्ट दैट आई वाज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम. तो वो मैं जब भी उसको देखती हूँ ना, वो वाकई लाइव मुझे फील होता है. तो आपने वो जिस तरह से कैप्चर किया ना माय फेशियल एक्सप्रेशंस, हालांकि आई सैट विद यू फॉर अ लिटिल वाइल, और आपने उसी वक्त बैठे बैठे मुझे काफ़ी हद तक स्टडी करके पेंट किया था. और फिर उसके बाद आपने जब मुझे कंप्लीट करके दिया तो मुझे था कि उस वक्त बैठे बैठे तो बहुत सारी चीज़ें आप कैप्चर कर लेते हैं, बट व्हेन यू गेट अप और बाद में आपने कंप्लीट करना होता है तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देते हैं, बट यू डिडंट मिस एनीथिंग. असल में पता क्या है, ये जो पोर्ट्रेट है ना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है आर्ट में. वो चाहे वाटर कलर में हो या ऑयल में, किसी मीडियम में हो, ठीक है ना. पोर्ट्रेट पेंटर होते ही अलग से हैं. बहुत कम पेंटर हैं जो पोर्ट्रेट भी बनाते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी काम करते हैं. तो चाइना के एक आर्टिस्ट हैं ली यू, और वो शंघाई के रहने वाले हैं. उनसे उनका काम तो मैंने बहुत अच्छे से देखा हुआ था, लेकिन IWS के प्लेटफॉर्म पे उनसे मुलाकात हुई 2018 में, 2016 में भी. तो वो जिस तरह से पेंटिंग्स बनाते हैं पोर्ट्रेट में,
ये उनका बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है कि विदाउट पेंसिल ड्राइंग, समझा ना, और वो जस्ट ब्रश लेते हैं और ब्रश के अंदर थोड़ा सा कलर डिप करके एंड ड्रॉ अ रफ स्केच विद ब्रश, और हल्की हल्की सी उसके अंदर डिटेल होती है फेस की, अच्छा, और फिर उसी ब्रश से वो उसके अंदर फाइन डिटेल्स जो है ना वो डालते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से वो पोर्ट्रेट बनता चला जाता है। और वो इतना कमाल का पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है कि मुझे अभी तक मैंने किसी और को इतना अच्छा काम करते हुए नहीं देखा। बिग लॉन्ग हिस्ट्री, लॉन्ग स्टडी दैट ही फोकस्ड ऑन कि वो उस पॉइंट पे पहुंच गए कि वो किस तरह से वो करते हैं। एंड आई थिंक आपने वही चीज़ बहुत ज़्यादा अपने काम में भी बिल्कुल ये होता है कि जब आप किसी सीनियर आर्टिस्ट को काम करते हुए देखते हैं और उनका जो काम करने का जो तरीका है वो आप और उसके अंदर आपका अपना जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल वो भी शामिल हो जाता है उसके अंदर कि आप जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे और आपसे जो सीनियर आर्टिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब उनकी स्टडी आप करते हैं तो आपको फिर पता चलता है कि मैं किस स्टेज पे हूँ और मैं किस तरह से काम करता हूँ और ये आर्टिस्ट जो है ना ये किस तरह से। अब जैसे पाकिस्तान में हम लोग जब पेंटिंग बनाते हैं तो वाटर कलर की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो इसमें एक थोड़ा सा एक बाउंड्री बना दी गई थी आर्टिस्टों की तरफ से कि आपने वाटर कलर में वाइट कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सर यू डोंट यूज़ वाइट कलर इन वाटर कलर पेंटिंग, ठीक है ना। और उसको एक तरह से जैसे शजरे ममनुआ वो बना दिया गया था। हम भी नहीं करते थे, कभी नहीं किया हमने वाइट कलर बल्कि होता ही नहीं था हमारे पैलेट के अंदर। में। हाँ। तो जब मैं बाहर गया, मैं 2013 में टर्की गया और फिर उसके बाद 2016 में मैं इटली में भी गया और वहाँ पर मैंने आर्टिस्टों को देखा तो वो वाइट कलर को भी यूज़ कर रहे थे। अच्छा, हाँ, लेकिन वो वाइट कलर को इस तरह से यूज़ नहीं कर रहे थे कि वाइट कलर को एज अ मिक्सिंग कलर यूज़ नहीं कर रहे थे। वाइट कलर एज अ हाईलाइट, अच्छा, सिर्फ कहीं कहीं लाइट को शो करने के लिए। आप अपनी वो पेंटिंग गलत भी है। यूज़ करते हैं वाइट? आप वो अब मैंने भी थोड़ा सा शुरू किया है, तो मैंने कहा यार ये तो हमें खामखा में इन्होंने डराया कि वाइट कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, बट यू कैन यूज़ वाइट कलर। तो वो एक चैलेंज था ना, आपने हाँ। चैलेंज एक्सेप्ट किया। हाँ, हमने नहीं किया। आपने यू ओवरकम दैट, तो फिर उसके बाद अगर है भी तो इट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर यू, बट मेन चैलेंजिंग पार्ट था कि वाइट कलर यूज ही नहीं करना। एग्जैक्ट। तो वो जब हमने देखा तो वो फिर हमें ये पता चला कि अच्छा होता ये था कि वो वाइट कलर की जगह हम क्या करते थे कि या तो स्केच कर देते थे ब्लेड से, अच्छा, ठीक है ना। और ब्लेड से स्केच करने का कभी कभी कोई नुकसान भी हो जाता था कि शीट के ऊपर स्केच ज़्यादा आ गया तो वो शीट बाज़ का वहाँ से बेंड भी हो जाती थी, ठीक है ना। और वो फील होता था फ्रेम के अंदर भी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। तो एक तो वो उसका नुकसान था। दूसरा ये कि उस पर टाइम फैक्टर जो है ना ये बड़ा काउंट होता था कि आपने बाद में वाइटनेस कहीं की शो करनी है तो आप बैठे हुए ब्लेड लेकर और उसको स्केच कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप कहीं कहीं वाइट के स्ट्रोक्स लगाकर और हल्का हल्का उसको हाईलाइट आप दिखा सकते हैं, तो इट्स नो प्रॉब्लम, करते हैं, बेशुमार आर्टिस्ट बात कर रहे हैं। तो आपने पोर्ट्रेट्स की तो बात हुई, आपने शुरू किया ये सिटीस्केप से, फिर आप लैंडस्केप पे भी आए, फिर मॉन्यूमेंट्स और साथ कैलीग्राफी में भी आए, तो आपने सिटीस्केप को पहले क्यों टारगेट किया? अब देखिए, मैंने सिटीस्केप से शुरू नहीं किया है, आपको शायद इल्म नहीं है। मेरा जो पहला शो हुआ था ना जो मीरपुर ख़ास ही में हुआ था, और वो हुआ था 1985 में, बहुत पहले की बात है, पैदा भी नहीं हुई। और मैं उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहा था, ठीक है ना। और वो मेरा जो शो था उसमें मैंने ज़्यादातर काम जो था वो पोइट्री पे किया था। अच्छा, शायरी पे, जिसके अंदर सर फहरिस्त फैज़ अहमद फैज़ थे, उनके अशार थे, मिर्ज़ा गालिब के अशार थे, नासिर काज़मी के कुछ अशार थे, मजीद अमजद एक शायर थे, उनके कुछ अशार थे। उनकी शायरी को मैंने पेंट किया था। तो ये मेरा पहला शो था। अच्छा, और उससे पहले मैं सिटीस्केप वगैरह बिल्कुल नहीं बनाता था, मैं पोर्ट्रेट ही बनाता था। अच्छा, हाँ, और मज़े की बात आपको ये बताऊं कि हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत मशहूर अदाकारा थी जिनका नाम था रानी।
शायद आपको याद नहीं है। नहीं। उनकी एक बड़ी मशहूर फिल्म थी जिसका नाम था उमराव जान अदा। अच्छा। उसमें उन्होंने जो गेटअप किया हुआ था वो बड़े से उनके बाल और सुनहरी रंग के और बड़ा खूबसूरत ड्रेस। तो वो जो बैनर बनता था ना फिल्म का, सिनेमा का, उस बैनर पे बहुत ही प्रोमिनेंट तरीके से उनका वो पोर्ट्रेट लगाया हुआ होता था सिनेमा के बाहर। तो मुझे वहाँ पर बड़ी एक वो उससे हुआ कि यार ये जो पोर्ट्रेट इनका इतना खूबसूरत है, क्या मैं इसको बना सकता हूँ। अच्छा, वहाँ से आपने। तो मैंने वो एक बनाया, फिर मैंने 2 बनाए, फिर हर दूसरे तीसरे दिन फिर लेके बैठा हूँ। तो आप पोर्ट्रेट से शुरुआत, तो फिर आप सिटीज की। बिल्कुल, वो सिटी स्कैप तो बहुत बात की बात है। वो तो ये बिल्कुल ख़ास की बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं कराची चला गया तो फिर वहाँ पर जब हमने आउटडोर शुरू किया तो आउटडोर के साथ सिटी स्कैप, कभी हम लोग जूड़िया बाज़ार जो है वहाँ का एक बहुत मशहूर, उसमें कभी बैठ जाते थे। डेंसो हॉल का एक इलाका है, वहाँ पर बैठकर सिटी स्कैप बनाया करते थे। और इसी तरह से फिशरीज़ पे जाकर, तो वो लैंडस्केप फिशरीज़ पे जाकर हम लोग बनाते थे। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से फिर मैंने आगे करना शुरू की। लेकिन उससे पहले पोर्ट्रेट का मुझे ज़्यादा शौक था। पोर्ट्रेट ही भी मैंने ज़्यादा मैंने अपने पोर्ट्रेट से पहले एज सच पोर्ट्रेट का आपका नहीं वो देखा। नहीं, आपको शायद याद नहीं है, 2008 के अंदर आप ही ये इसमें हमाइल आर्ट गैलरी में मैंने सूफीज़म पे शो किया था। बिल्कुल। उसमें सारे पोर्ट्रेट थे, पोर्ट्रेट्स थे, हाँ। तमाम पोर्ट्रेट थे। यस। और 2008 में तो शो किया था, लेकिन मैं काम उससे पहले कर रहा था Yes. पोर्ट्रेट पे, और वो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो जमील साहब ने बड़ा पसंद किया। उन्होंने कहा कि यार ये इस फील्ड में तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हारे पोर्ट्रेट बड़े लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना एक सोलो शो किया जाए। बिल्कुल। तो फिर 2008 की मैंने तैयारी की, जो कि 2006 और 5 से शुरू की हुई थी। तो 2008 में फिर मैंने वो सोलो शो किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया था। उसमें सब पोर्ट्रेट ही थे। ओके। तो टॉकिंग अबाउट, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आप आउटडोर और वो सारा करते थे, तो एक तो आउटडोर और इंडोर एज पेंटर, एंड आप क्या प्रेफर करते हैं, और इस चीज़ में जो डिफरेंस आता है उसको कैसे लोगों को लेके चलना चाहिए, या कैसे अभी लोग लेके चल रहे हैं? देखिए, जो आउटडोर पे जाकर हम लोग पेंटिंग बनाते हैं ना, उसमें ये होता है कि आप लाइफ सारा कुछ देख रहे होते हैं, और डे लाइट में चूँकि काम हो रहा होता है, तो उसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। और जितना भी आपके सामने एक लैंडस्केप बिखरा हुआ होता है, वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में होता है ना। कोई एक जगह पे तो सारी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ होती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ होती हैं। तो उसमें से चूज़ करना कि आपने पेंट क्या करना है, वो सारी चीज़ें उसमें से सिलेक्ट करके फिर आप उसकी एक ड्राइंग या स्केच करके फिर आप पेंटिंग बनाते हैं। उसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो कुछ आपको सामने नज़र आ रहा है आप एज इट इज़ उसको पेंट करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप आउटडोर पेंट कर रहे हैं तो लोग तो मूव कर रहे हैं ना, Exactly. वो वहीं तो नहीं खड़े। बिल्कुल। तो फिर उसको आप कैसे कैप्चर कर लेते हैं? हाँ, ये क्वेश्चन है कि देखें, उसमें जो बिल्डिंग्स हैं या जो इमारतें हैं वो तो ज़ाहिर है कि अपनी जगह पर मौजूद है। बिल्कुल। लेकिन मूवमेंट में जो चीज़ें आ रही हैं, लोग हैं, गाड़ियाँ हैं और बाकी चीज़ें हैं, वो सब मूव कर रही हैं। बर्ड्स हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं, कोई बैठ रहे हैं, उड़ रहे हैं, एनिमल्स हैं। तो ये आपकी स्टडी है, ये आपकी एक तो स्टडी है और आपकी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। बिल्कुल। कि वो आपने किस तरह से एक चीज़ जो मूव कर रही है उसको आपने कैसे एक स्टिल फॉर्म में लेकर आना है, और बस एक एज अ फोटोग्राफ कैप्चर कर लेना है। हाँ। और वो भी वाटर कलर में वो भी वाटर कलर में। तो ये आपकी स्टडी है। जितनी आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग होगी, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, आप उतनी ही उसको आसानी से बना लेते हैं। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, इंडोर आउटडोर? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि उसके बाद फिर स्टूडियो में पेंटिंग बनाई जाती है। स्टूडियो में ज़ाहिर है कि जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस होता है, या कोई मेमोरी आपके जहन में होती है, या इमेजिनरी कोई चीज़ आप पेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें, लेकिन असल चीज़ वही होती है कि पेंटिंग की जो ज़रूरियात हैं, पेंटिंग्स के जो एलिमेंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि एक कंप्लीट पेंटिंग क्या होती है। यानी उस कंप्लीट पेंटिंग में उसकी फॉर्म पेंटिंग की, उसमें जो स्पेस आपने क्रिएट करना है, वो उसमें जो पर्सपेक्टिव को आपने सामने रखना है, ये सारी चीज़ें वो हैं। कलर्स की स्कीम है, कलर की थ्योरी है, लाइट एंड शेड का जो इम्प्रेशन है,
तो यही चीज़ें हम आउटडोर पे भी करते हैं, और यही चीज़ें अगर आप स्टूडियो में करते हैं तो वहाँ भी ये चीज़ें अप्लाई आपको करनी बट पड़ती ये हैं। आपको बड़ा जल्दी जल्दी कैप्चर करना पड़ता है, क्योंकि देखिए ना, आप रेड, अगर फ़र्ज़ करें किसी ने रेड शर्ट पहनी है तो उसके भी तो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, और देखा जाए आप लाइट शेडोज़ पे बहुत काम करते हैं अपनी पेंटिंग्स में। सो सरफराज साहब, टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस नेशनली एंड इंटरनेशनली, आपका यहाँ वाली इंडस्ट्री में कैसा एक्सपीरियंस रहा एज एन आर्टिस्ट? एंड फिर आपने इंटरनेशनली जाके भी इटली, रशिया, ऐसी बहुत सारी जगहों पे काम किया, अपनी एग्जिबिशंस की, तो वहाँ आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली? क्या क्या चीज़ें आपने उनकी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट की फिर? असल में पाकिस्तान में जब मैंने काम शुरू किया तो उस वक्त देखिए, आर्टिस्ट का काम होता है पेंटिंग बनाना, ठीक है ना। उसे ये गरज नहीं होती कि मैंने जो पेंटिंग बनाई है इसका मुझे बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। बेनिफिट तो बहुत बात की बात है, आर्टिस्ट का काम ही पेंटिंग करना है। वो ये सोचता ही नहीं है कि यार इसका मुझे कोई नुकसान है, कोई नफ़ा है, ये बिकेगी, कोई पैसे आएंगे, कोई घर चलेगा, वो इस तरफ ध्यान ही नहीं देता है, ठीक है ना। ये तो आप सोचे ही नहीं कि मैं इसलिए पेंटिंग बनाऊं कि इस पेंटिंग को मैंने सेल करना है, इससे मुझे अर्निंग होनी है, और इससे फिर मैंने मज़ीद पेंटिंग बनानी है। नेवर, ये मेरे ध्यान में कभी आया ही नहीं है, अच्छा। ठीक है ना। तो काम करते रहे। कराची में मैं था, प्राइवेट जॉब्स कर रहा था मैं, आर्ट की तो कोई जॉब नहीं थी। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में भी मैंने काम किया है, और काफ़ी काम किया है। तो लेकिन ये है कि जो पेंटिंग करना होता था ना, ये मैंने कभी भी इसको इग्नोर नहीं किया कि मैं शाम को या रात को या दिन में जब भी मुझे फुर्सत मिलती थी पेंटिंग बनाता था मैं, और ये सोचे बगैर कि इसका आगे होगा क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। तो चूँकि कराची एक बड़ा शहर है, हब ऑफ आर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। गैलरीज थी वहाँ पे, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा गैलरीज आ गई हैं वहाँ पर, पहले कम कम थी। तो पेंटिंग बनाई और जाकर फिर गैलरीज में दे देते थे हम लोग। तो पता चला कि वो पेंटिंग एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते में बिग डी। बिक गई, ठीक एक है ना। motivation उसके कुछ मिलती। पैसे आ गए, हाँ। और आपको एक थोड़ा सा हौसला हो गया कि यार ये बिकता भी है किसी ये को, हाँ, काम, किसी को पसंद भी ठीक आ है रहा ना, है मेरा पसंद काम। भी आ रहा है और हाँ। ये बिकता भी है। अब वो चीज़ फिर आपके अंदर पैदा होती है, तो फिर आप मज़ीद उस काम को करते हैं। तो इसी तरह से वो सिलसिला चलता रहा, और फिर एक सादकन अवार्ड बिल्कुल जी, वहाँ मैंने कराची में पढ़ा, मुनक्किद होता है। तो उसके लिए उन्होंने आर्टिस्टों को इनवाइट किया कि जी आप एक एक दो दो पेंटिंग्स हमें सबमिट करें। तो उसमें से मैंने भी एक पेंटिंग बनाकर वहाँ पर उनको दे दी, और जो जिसका साइज़ बहुत छोटा था, वो तकरीबन 14 बाय 11 इंच छोटा सा साइज़ था। और उसमें मैंने सी शोर को पेंट किया था, समंदर की लहरों को। क्योंकि कराची में रहता था तो वो समंदर ही हमारे जहन में था, तो वहीं पर जाकर पेंटिंग बनी। तो वो एक पेंटिंग मैंने बनाई, और पता चला कि जी कुछ अर्से जब वो पेंटिंग्स का सारा उसका ज्यूरी उस पर बैठी, और उस ज्यूरी ने फैसला किया, तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैंने तो पेंटिंग दे दी थी। मुझे एक मेरे दोस्त ने आके बताया कि यार आपका उसमें नाम आ गया है, और आपको कोई अवार्ड मिल रहा है। ये नहीं पता कौन सा अवार्ड मिल रहा है। अच्छा। मैंने कहा यार देखते हैं, अल्लाह मालिक है। तो उस ज्यूरी में जो सर फहरिस्त थे वो थे गुलजी। अच्छा। हाँ, और गुलजी के साथ एक पूरा पैनल था जिन्होंने फर्स्ट प्राइज़ के लिए मेरी पेंटिंग सेलेक्ट की है, और बेशुमार आर्टिस्ट थे। तो वो एक आपके अंदर फिर एक हौसला आ जाता हौसला है पैदा कि होता है। लोगों को पसंद आ रही है और चीज़। उस वक्त जो थे पंजाब के स्पीकर, पंजाब असम्बली के स्पीकर थे हनीफ रामे साहब, उनको इनवाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट। तो उनके हाथों से फिर मुझे Award अवार्ड दिया। मिला, तो बड़ी एक अच्छा लगा, खुशी की बात थी। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। तो फिर साथ ये साथ आपका आपके, नेशनली चलता हाँ, रहा। नेशनली, तो फिर इंटरनेशनली फिर कैसे फिर मौका ग्रुप मिला? शो, फिर सोलो शोज वो होते चले गए। इंटरनेशनली फिर इस तरह से हुआ कि कुछ तंजीम हैं, एसोसिएशंस बनी हुई हैं वाटर कलर के हवाले से, तो उनमें मैं कुछ काम अपना देता रहता था। कोई सिंगापुर में कोई तंजीम है तो उसके अंदर कोई काम चला गया, वो काम बिक गया, उसकी कोई पेमेंट आ गई। और इसी तरह से यूरोप के अंदर किसी जगह पे। तो लेकिन यह है कि उसके बाद फिर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी इस वाटर कलर के हवाले से, जिसका नाम था IWS, इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी। जी। तो
तो उसमें फिर मैंने पार्टिसिपेट किया और 2013 में मैं टर्की में हमारा पहला जो इवेंट था वो वहाँ था। तो वहाँ पर फिर मैंने डेमो दी और डेमो के अंदर जो लोग थे उन्होंने जिस तरह से मेरे काम को पसंद किया, सराहा, क्लैपिंग हुई और बड़ा फिर पता चला कि यार इसका मतलब कहीं मैं पहुंच कुछ गया हूँ। है, कुछ है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। कि और वही कोई वाली चीज़ जैसे आपने बताया ना कि पहले भी हमारी बात हो रही थी तो आपने मेंशन किया कि जी आपके पाकिस्तान में उस तरह से नहीं इनकरेज किया जाता था वाइट पेंट यूज़। तो आपने वहाँ जब देखा तो जब आप अपना विजन ब्रॉड करना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर करें, डिफरेंट कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर करें। तो आपका वो जब वहाँ एक्सपीरियंस हुआ तो आपको पता चला नहीं भी वाइट हाँ, वहाँ पर that ये was your बिल्कुल learning part. ये क्वेश्चन अच्छा किया आपने कि जब मैं पेंटिंग बना रहा था और पेंटिंग बनाने के बाद जब कंप्लीट हो गई तो जहाँ जहाँ मैंने वाइट स्पेस छोड़ दिया था तो वो फिर कुछ लोग आके मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे हैं कि इज़ दिस वाइट कलर। मैंने कहा नो। हैव यू यूज वाइट कलर। मैंने कहा नो। तो वो बड़े हैरान हो रहे थे कि ये इसने वाइट पर कैसे। मैंने कहा आई लिफ्ट वाइटनेस फ्रॉम द पेपर, फ्रॉम द पेपर सरफेस। बिल्कुल तो वो उस पे से चूंकि हमने तो वही आदत थी ना, बिल्कुल। तो वो तो वहाँ जाके पता चला कि यार वो जहाँ वाइटनेस आपने छोड़ दिया है वो कुछ आर्टिस्ट वहाँ के वो वाइट कलर भी लगा देते हैं उस जगह पे। तो ये हमें उससे पहले नहीं पता था। तो ये एक चीज़ उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी कि मतलब एक ऐसा आर्टिस्ट है कि जो वाइट स्पेस जो है वो पेपर से ही लिफ्ट कर रहा है और उसके ऊपर कोई वाइट कलर इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो वो उनके लिए भी ठीक एक है ना? एक्सपोजर था, तो आपके लिए भी था। बिल्कुल। कि दोनों एक्सपीरियंसेस थे हाँ, सामने। तो वो बड़ा अच्छा लगा। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें थी बहुत सारे मुल्कों के अंदर। यानी कि 2007 के अंदर मैंने इंग्लैंड में भी एक शो किया था और ग्लासगो में, जो कि बड़ा सक्सेसफुल गया और बहुत अच्छा काम पसंद किया गया वहाँ पे लोगों ने। इसी तरह से फिर इटली के अंदर 2016 में थे हम लोग और वहाँ पर भी काम डिस्प्ले हुआ। और उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको बाहर के जो आर्टिस्ट हैं उनका काम देखने को मिलता है और वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका वे ऑफ वर्किंग क्या है, किस तरह से चीज़ों को समझते हैं। और देखा जाए तब वाला वो सिचुएशन ये थी कि इतना ज़्यादा इंटरनेट मतलब वो आपको ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, तो आप जो एक्सपीरियंसेस करते थे आप वही चीज़ों से सीखते थे। बिल्कुल। कमिंग बैक टू दैट, तो फिर अब जैसे हमारा आर्ट में एक और नया चीज़ आई है AI, जो NFTs हैं, जो मेटावर्स में आप अपना डिजिटल आर्ट बना के वो सेल कर सकते हैं और सारा कुछ जिस तरह से भी वो सारी चीज़ चल रही है उससे रिलेटेड चीज़ है कि आपकी वाली चीज़ किस तरह से फ़ायदा ले सकती है, किस तरह से अफेक्ट हो सकती है, और आपका इस बारे में क्या व्यू है अबाउट NFTs और ये वाली सारी चीज़। देखिए ये NFT जो है ना, ये इसमें बेशुमार लोगों ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि मैं सच्ची बात है इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ कि इसका तरीका क्या है और वो जो डिजिटल प्रिंट उनको दिया जाता है उसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो बहुत सारी डिटेल्स हैं इसके अंदर और उसके बारे में चूँकि मेरी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है तो मैंने अभी तक तो उसे अवॉइड किया हुआ है। और लेकिन ये है कि लोग रब्ता करने की कोशिश करते लेकिन हैं। और आपके पेंटिंग को डिजिटाइज कर दें तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है? लेट्स टॉक अबाउट दैट देन। अगर NFT रिलेटेड नहीं है बट एक डिजिटल फॉर्म में अगर आपकी पेंटिंग आ जाए तो उसका फ़ायदा आपको क्या हो सकता है या उसी का नुकसान क्या? बिकॉज अब जैसे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है तो मैन पावर को कम करने की कोशिश में है, तो वो वाले लोगों के जो स्किल है वो फिर कहाँ जाता है? क्योंकि अभी भी हम ये बात ज़रूर डिस्कस करते हैं कि आप चाहे जो मर्जी स्टडी करें आपके अंदर एक स्किल ज़रूर होना चाहिए। अब वो स्किल होते होते आप कंप्यूटर स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं बिकॉज वो आगे का फ्यूचर है। तो उसी तरह से एज एन आर्टिस्ट आप अगर अपनी पेंटिंग को डिजिटल फॉर्म में ले आते हैं तो उससे आपका किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? देखिए चीज़ ये है कि आर्टिस्ट जब पेंटिंग बना रहा होता है ना, उस पेंटिंग में और जो डिजिटल पेंटिंग है उसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि आप उस तरह से जो आपकी अटैचमेंट होती है ना पेंटिंग को बनाते हुए, जो आपकी फीलिंग होती है जी। वो फीलिंग आप पेंटिंग में तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना,
वो आपका जो थॉट है, वो जो आपका मतलब जो सारा आपका जो देखा जाए आपके सारे इमोशंस उसमें वो उसमें उतर रहे ट्रांसफ़र हैं। हो रहे होते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना। और वो जब उसमें ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो वो चीज़ें आप डिजिटल फॉर्म में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। डिजिटल फॉर्म में जो चीज़ आप लेते हैं ना, उसमें एक तरह से मैकेनिकल चीज़ें जो है ना इन्वॉल्व हो जाती हैं, डिवाइसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। डिवाइसेस की वो फीलिंग नहीं हो सकती है। जी। ये कंप्यूटर है या कैमरा है या और सब चीज़ें हैं, ये वो फीलिंग पैदा नहीं कर सकते हैं जो फीलिंग एक Actual art। आर्टिस्ट एक्चुअल फॉर्म में आपको देता है, ठीक और है ना। कलर्स में भी डिफरेंस आता है, जो आपका डिजिटल चीज़ है और आपकी एक्चुअल पेंटिंग है उसमें भी हाँ, कलर्स में भी उसमें डिफरेंस आता उसमें भी बिल्कुल फ़र्क आता है। और वो अ, बिल्कुल एक डिफरेंट, चूँकि वो पेंटिंग जो होती है ना उसके अंदर आर्टिस्ट की फीलिंग भी होती है, आर्टिस्ट का मूड उसमें शामिल होता है, और आर्टिस्ट अपने हाथों से जो काम कर रहा होता है ना। देखिए आज भी अगर हम देखें तो हम एक दूसरे को मोबाइल के ज़रिए देख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन के लेटर्स लिख देते हैं बिल्कुल। और मुबारकबादें दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक ज़माना था कि जब लोग हाथ से लेटर लिखते ईद थे। मुबारक के कार्ड वगैरह लिख कर दिया बिल्कुल, करते और थे, जाके मिलते थे, ठीक है ना। वो और जाकर इमोशंस तो ज़्यादा उसकी वाक़ई होते उसकी थे। जो फीलिंग थी वो आज इस डिजिटल मीडिया पे आकर बैठ के आप वो चीज़ें जब देखते हैं ना, चाहे आपको बर्थडे पे कोई कितना भी विश मैसेज करे, भी आ जाए, हाँ बिल्कुल। वो आप उसको उस तरह से एंजॉय नहीं करते आप हैं। वो इमोशंस ऐसे नहीं ले पाते जिस तरह से हम हाँ, मिलकर क्योंकि हमने चीज़ वो को ज़माना देखा है कि देखा जाए तो हमने ये कोविड टाइम में भी तो एक्सपीरियंस किया, हम किसी को गले नहीं लगा सकते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो हमने कितना मिस किया उस चीज़ को कि हम गले नहीं एग्जैक्ट, लगा सकते, हम किसी बिल्कुल के पास बिल्कुल। थोड़ा करीब बैठ के नहीं बात कर सकते। हाँ, तो ये वाली चीज़ें, ये देखिए सारे आज भी अगर इमोशंस इंटरनेट बहुत। आपके घर से ख़त्म हो जाए ना थोड़ी देर के लिए, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, आप बहुत तो आप घबरा सारे जाते लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। फिर। और वो आप वो जो फासले होते हैं ना बड़े हुए जी। बहुत अरसे से, वो फासले कम हो जाते हैं और आप एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त कर रहे होते हैं, मालूमात ले रहे होते हैं, ठीक है ना। आप ये कैसे हैं, मैं कैसा हूँ। बंदा अच्छा है जो तो मेरे घर में हाँ मेरे साथ रहता है। एग्जैक्ट। तो फिर वो वाली चीज़ होती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है बिल्कुल, कि तो आपका वो जो डिजिटल बात है, फॉर्म में वो आप इमोशंस नहीं वो ट्रांसलेट हो इमोशंस सकते। उसमें ट्रांसफ़र नहीं हो आई सकते हैं, अंडरस्टैंड। ठीक है ना। बिल्कुल, तो वही वाली चीज़, जैसे एक टाइम पे इंटरनेट आया था तो उसके फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे, तो आप उसमें से फ़ायदे भी निकाल सकते हैं। तो आई एम होपिंग कि पाकिस्तान में किसी तरह से अगर एनएफटी वाली चीज़ ज़्यादा फ्लरिश होती है, बिकॉज़ अभी इस बारे में बात हो रही है, बहुत सारे बाहर लोग इस पे काम कर रहे हैं, हमारे ही लोग काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगर कोई वाटर कलर वाली चीज़ कोई एनएफटी पे जा सके तो उसका क्या व्यू आ सकता है। आई अंडरस्टैंड कि उसमें इमोशंस और उस तरह से वो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू। कमिंग बैक टू अनदर क्वेश्चन ऑन ये सारी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट इंटरनेशनल आर्टिस्ट, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, जैसा जैसा हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक चीज़ जो आपके कानों को सुनाई देती है, कंटेम्प्रेरी आर्ट, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट। सो हम बहुत सारी आर्ट के जो भी सारा चला है उसमें हमने उनको डिवाइड कर दिया इन एराज। तो अब ज़्यादातर जो मुझे सुनने को आता है जैसे कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट, जैसे हम अगर इंटीरियर में भी बात करें तो कोई कहेगा जी मुझे कंटेम्प्रेरी फर्नीचर चाहिए। What is the meaning of contemporary in your style, in your dictionary? तो आपके हिसाब से ये जो कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट है इसका क्या व्यू है? देखिए इसका एक इम्पैक्ट तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप जायज़ा लें ना, शुरू से जो आज से कोई 400-500 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो जो उस वक्त ज़माना था पेंटिंग का, वो बड़ा एक रियलिस्टिक दौर था और रियलिज्म की तरफ उस दौर में आर्टिस्टों का रुझान था। और उससे भी पीछे चले जाएं तो जो केव आर्ट, गारों में जो आर्ट किया जाता था, जो लाइनें स्केच करके और ड्राइंग वगैरह बनाई जाती थी, तो ये जो पेंटिंग का या ड्राइंग का जो रुझान है ये इब्तदा से ही इंसान के साथ जुड़ा क्योंकि हुआ है। वो कैप्चर करना चाह रहे थे वो हाँ, मोमेंट। क्योंकि जो लोग थे वो बाज़ औक़ात आर्ट ही के ज़रिए से अपने जो एक्सप्रेशंस थे, अपना जो फीलिंग थी वो दूसरों तक पहुंचाना चाहते थे। और ये शुरू से ही था, ये ऐसा नहीं है कि एक ख़ास कोई सर्टन पीरियड आया जिसके अंदर आर्टिस्ट पैदा हुए जी। और उन्होंने आर्ट करना शुरू कर दिया, ये इतना सही है, ठीक है ना। तो वो रियलिस्टिक का दौर था। उस दौर के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आर्ट आगे बढ़ता चला गया, फिर इम्प्रेशनिज्म का दौर आया
और जिसमें जैसे कि वैन गॉग का एक ज़माना था, वैन गॉग ने एक मतलब एक तरह से हथौड़ा मारा आर्ट के ऊपर कि रियलिस्टिक काम हो रहा था। लोग बैठ के बाहर लैंडस्केप बनाते थे, एक एक डिटेल, पत्ते और पूरी तमाम जो उनको व्यूज़ नज़र आ रहे होते थे, तो उसके बड़ी डिटेल से काम करते थे। लेकिन उसने वैन गॉग ने स्ट्रोक के साथ काम शुरू किया और डॉट डॉट लगाकर उसने पेंटिंग देखा बनाना जाए शुरू उन्होंने की। अपना एक स्टाइल निकाला। उन्होंने अपना एक स्टाइल निकाला, तो लोगों ने उनके आगे फिर एक रिएक्शन अपना शो किया कि यार ये क्या कर रहा है, उस टाइम पे वो एक्सेप्टेंस ठीक भी है नहीं ना। था। हाँ, तो वो ये होता यही है कि जब कोई नई मूवमेंट सामने आती है ना, वो आर्ट के हवाले से हो, वो पॉलिटिक्स में हो, वो कहीं भी हो, तो उसको फौरी तौर पर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल। तो वो इम्प्रेशनिज्म का दौर, उसके बाद फिर एक्सप्रेशनिज्म का दौर आया, ठीक है ना, जिसमें बेशुमार आर्टिस्ट फिर और सामने आए। और उसके बाद फिर एक और दौर आया जिसमें एल सल्वाडोर डाली ने काम किया, बिल्कुल। और वो ख्वाब को उन्होंने surrealism जिसे कहते हैं, उन्होंने surrealism को पेंट किया। और वो तो और भी मुश्किल काम है कि एक चीज़ आपने ड्रीम में आपने देखी, ख्वाब में देखी, और आप सुबह उठकर उसको पेंट कर दें उसको एज इट इज़। तो दिस इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट जॉब की उन्होंने, ठीक है ना। वो भी एक पीरियड था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गुजरता फिर मॉडर्निज्म की एक तरफ आया, फिर डाडाइज़म आ गया, फिर पता नहीं क्या क्या इज़म उसमें आते चले गए। अब वो बढ़ते बढ़ते फिर जब मॉडर्न आर्ट आया, तो मॉडर्न आर्ट के बाद की फिर जो नई फॉर्म इस वक्त हमारे सामने है, वो कंटेम्प्रेरी आर्ट है। तो मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता हूँ, तब्दीलियाँ आती हैं, हर फील्ड में तब्दीलियाँ आती हैं, तो आर्ट के अंदर भी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमें नज़र आती हैं। लेकिन कंटेम्प्रेरी आर्ट को आप सिर्फ महदूद ना करें कि देखिए, कंटेम्प्रेरी का अगर आप लुग़वी मानी जिसके जो है, तो वो अगर आप देखते हैं तो उसका मतलब होता है हम असर, यानी हम ज़माना। जिस ज़माने में आप हैं उसी ज़माने में मैं हूँ, उसी ज़माने में वो है, उसी ज़माने में सारे लोग हैं। तो कंटेम्प्रेरी से तो मुराद ये है कि इस ज़माने में जितने भी लोग हैं जो भी पेंट कर रहे हैं वो सारे कंटेम्प्रेरी आर्ट में शामिल हैं। मतलब उसमें आपका रियलिज्म भी आ रहा है, आपका हर फॉर्म आ रही है, हर फॉर्म आ रही विच है, इज ठीक है ना। मतलब आई थिंक वी आर लकी टू हैव दिस इन आवर टाइम हाँ, कि हमें हर किस्म का आर्ट देखने को मिल हर रहा है। किस्म का आर्ट देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर ज़ाहिर है कि वो जो जदीद रुझानात हैं, जो जदीद जो नए नए डायमेंशंस हम पेंटिंग के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, वो सारे कंटेम्प्रेरी आर्ट के हवाले से आपके सामने और आते हैं। अच्छी बात है कि लोगों में वो एक्सेप्टेंस भी है कि मतलब आप मिनिएचर भी खरीद रहे हैं, आपको समझ आ रही है, आप ये जैसे वाटर कलर जो इम्प्रेशनिज्म है, रियलिस्टिक सारा चीज़ें लोग एक्सेप्ट करें। वरना जैसे आपने बात की वैन गॉग वाली, उस टाइम पे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। व्हेन ही वाज गॉन म्यूजियम्स बन गए, सारे हाँ, लोग जो बिल्कुल, रैंडम ऑक्शन पे पेंटिंग उनकी बिक रही हैं। तो उस टाइम पे एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो कंटेम्प्रेरी को देखा जाए, जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, तो उसमें अब एक एक्सेप्टेंस आ गई भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि इस कंटेम्प्रेरी आर्ट के ज़रिए से जो इस वक्त आर्ट हमारे सामने आ रहा है, उसमें नए नए आर्टिस्ट सामने आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये तब्दीली को मतलब ऐसी नहीं है कि जिसको आप कहें कि ये गलत हो रहा है, गलत नहीं है ये। लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ है कि कंटेम्प्रेरी आर्ट में आप सिर्फ एक ही मीडियम या एक ही तरह की पेंटिंग को आप उसमें फिट नहीं कर सकते। जो भी इस ज़माने में हो रहा है, ठीक है ना, वो कुछ अच्छा हो रहा है, कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा बुरा हो रहा है, वो सारा इसमें शामिल है। Now, just to conclude our podcast, दो लास्ट क्वेश्चंस। एक तो कि अगर कभी आपको एक स्पेसिफिक कलर में ही सिर्फ पेंट करना पड़े, वो आप क्या पेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल, वो कलर है ब्लैक। बिकॉज ऑल अदर कलर्स आर के उसमें शामिल हैं, यानी कि उस ब्लैक कलर के अंदर तमाम जितने भी कलर्स हैं ना, वो सारे ब्लैक कलर के अंदर शामिल होते हैं। तो ज़िंदगी आपकी जितनी गुजरी है, उसमें जितने रंग आपके थे ना, वो सारे एक कलर के अंदर आके मौजूद हैं। वो कौन सा कलर है? वो है ब्लैक। तो मैं अगर कोई पेंटिंग बनाना चाहूँगा तो वो ब्लैक कलर ही से मैं उसको बनाना चाहूँगा, बिकॉज ऑल कलर्स आर हिडन इन ब्लैक कलर। ब्लैक। और बहुत सारे अब आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में पढ़ रहे हैं इस बारे में सारा कुछ,
तो वो यूजुअली देखा जाए तो जाते हैं एक्रिलिक ऑयल्स की तरफ। तो आप वाटर कलर रिलेटेड उनको क्या ऐसा कहना चाहेंगे कि वो इस तरफ भी थोड़ा अब माइल होना शुरू? देखिए, मैंने जैसे आपको शुरू में बताया ना कि मैं शुरू ही से वाटर कलर की तरफ था। हालांकि हमारे यहाँ उस शहर के अंदर एक हमारे टीचर थे, बस वो हमें ड्राइंग वगैरह सिखाते थे और वाटर कलर भी उन्होंने बताया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उस तरह से नहीं वाटर कलर किया जाता था कि जैसा कि होना चाहिए था, जो वाटर कलर की ज़रूरियात होती हैं, ठीक है ना। तो ये एक तो ये होता है कि जो जितने भी नए आने वाले आर्टिस्ट हैं, इनका अपना एक माइंड सेट होता है कि उन्होंने किस मीडियम में काम करना है। आप उसको बाउंड नहीं कर सकते हैं कि यार आप वाटर कलर लाजमी करें या आप ऑयल पेंटिंग ही बनाएं, कुछ और नहीं बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो उसका माइंडसेट है क्या, वो किस तरह की चीज़ें बनाना चाहता है, किस तरह। ऑयल में ये है कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर ऑयल ही को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मतलब वो क्योंकि डिपेंड करता है कहाँ कहाँ क्या चीज़ हाँ। ज़्यादा प्रमोट की जाए। तो दूसरी चीज़ ये है कि वाटर कलर में अगर लोग ज़्यादा नहीं हैं या नए आने वाले आर्टिस्ट नहीं हैं, तो उसकी शायद एक ये भी वजह है कि कम से कम मैं लाहौर की हद तक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, उनमें वाटर कलर सब्जेक्ट को पढ़ाया नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो ये अक्सर स्टूडेंट भी मुझसे इस बात की वो कहते हैं कि सर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में वाटर कलर नहीं बताया जाता। दे वांट टू बट उनके तो पास इसका मतलब ये है कि अगर वो ये कहते हैं तो उनको ज़रूरत है हाँ। कि उनको वाटर कलर भी वहाँ पर बताया जाए। बट देखा जाए तो आई थिंक वो फिर वही वाली चीज़, जैसे हम बात करते हैं कि वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम। हम अपने एंड पे काफ़ी चीज़ों को करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे आप एक एफर्ट करें लोगों को सिखाने की, इफ़ one of the students want to go into watercolor and the institute is not offering that, I think जैसे आपके वाले टाइम में नहीं था opportunity उस तरह से, but you made an effort. तो I think आजकल भी I think we should not rely on the system or anyone and stop complaining about it. And I think आपको अपने पार्ट पे ये काफ़ी हद तक कोशिश करनी चाहिए कि आप फिर स्टार्ट कर लें। कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ना, बट आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टॉप ब्लेमिंग कि जी इंस्टीट्यूट में नहीं है। हाँ ठीक है, वी अंडरस्टैंड। जैसे स्कूल्स वाले टाइम में, स्कूल्स में भी बहुत सारे टीचर्स आपको कुछ नहीं सिखा रहे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। एंड आई वाज डिस्कसिंग दिस विद वन ऑफ द वेरी फेमस टीचर्स येस्टरडे, आर्टिस्ट येस्टरडे, और उनका भी ये है कि आई वांट टू गिव बैक। तो आप यू आर गिविंग बैक। अब स्टूडेंट्स पे ये डिपेंड करता है, इफ़ यू वांट टू गो इनटू दैट फील्ड, अब अपनी तरफ से भी कुछ हद तक एफर्ट करें। तो मेरी आपके साथ बहुत ही मज़े की कॉन्वर्सेशन रही। मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपके बारे में पढ़ी थी, जैसे आपने मुझे करेक्ट किया कि यू डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम सिटीस्केप आर्टिस्ट, यू स्टार्टेड फ्रॉम अ पोर्ट्रेट पेंटर। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन पढ़ने को मिलती हैं, लेकिन कभी कभार वो करेक्ट नहीं होती। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हम आपको सामने रख के ये सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहते थे, आपकी जर्नी लोगों को दिखाना चाहते थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को दिखाना चाहते थे। आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू आर पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज़, और बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। मैंने ओवर द ईयर्स मैंने आपके साथ बैठकर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, एंड आई वांटेड कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट एनीथिंग, आपके साथ तो कोई भी बात, कोई भी टॉपिक शुरू हो जाए तो उस पर इतनी मज़े की कॉन्वर्सेशन चलती है। तो आई वांटेड कि मेरे व्यूअर्स भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी पॉडकास्ट पे आए, तो और आपने इतना इंसाइट्स दिए। आई होप कि आई डिड नॉट मिस आउट एनी क्वेश्चंस, बट if there are any questions, you guys can always let us know, and Sarfraza would be happy to help you all.